सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है हार्डवेयर। और इस चैप्टर के अंदर हमें ये डिस्कस करना है कि हमारे पास कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा आया था। हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है, कंट्रोल यूनिट बसेस यूनिट क्या है, बसेस क्या है, कोड्स कैसे क्या है, फेडरी कोड एग्जीक्यूट साइकिल क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या है और एम्बेडेड सिस्टम क्या है। ये सब हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है। बेटा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम्स हमारे पास आजकल कैसे हैं कि जिसमें मेरे पास इस तरह से एक मॉनिटर है, इस तरह से मेरे पास एक सीपीयू है, फिर मेरे पास उसी का एक कीबोर्ड है और फिर उसी का एक माउस है। द पॉइंट इज दैट आपके पास ये कंप्यूटर जो है इस शेप के अंदर कैसे आया। क्योंकि पहले जो मेरे पास कंप्यूटर्स होते थे वो ऐसे कंप्यूटर्स थे जो पूरे पूरे ऑडिटोरियम्स कवर कर लिया करते थे, इतने ज़्यादा बड़े होते थे। और एक बात तो ये कि वो कंप्यूटर्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल टास्क के लिए होते थे। मकसद ये कि आप उसमें मल्टीटास्किंग भी नहीं कर सकते थे, अगर कैलकुलेशन है तो सिर्फ वो ही करेंगे। तो ऐसा कंप्यूटर हमारे पास आया कैसे, बना कैसे, इन्वेंट कैसे हुआ, जो फिर हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती गई। जैसे कि अगर मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ कि एवरीथिंग इन टुडेज वर्ल्ड in today's world is an improved version of itself, improved version of itself। इसका मतलब तो मेरे पास ये है कि दुनिया की मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अपनी improved version है। That means कि for example if I am a teacher, so I became a teacher by completing my graduation, completing my degree, by having the market experience, and that's how I am here. For example, if you are studying computer sciences O levels, that means that you have completed your primary grade, secondary grade, and now you are in O levels. तो पहली बात तो ये कि हमारे पास सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर आता है, फिर उसमें एडवांसमेंट्स होती हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर मेरे पास सबसे पहले आया नोकिया 3310। उसके बाद ये वाले मोबाइल आपके पास ऑब्सोलीट हो गए, लेकिन इसी से ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई, मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल आए और फिर वो मोबाइल आए जो मेरे पास आजकल के दौर में है। तो द पॉइंट इज दैट कि ये कंप्यूटर की एग्जिस्टेंस मेरे पास हुई कैसे। और ये हमारे पास हुई बेटा 1940s के अंदर, जिसमें एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। ही डेवलप्ड, ये साइंटिस्ट था, इस साइंटिस्ट ने डेवलप किया कि हमारे कंप्यूटर कैसा होना चाहिए। ही गिव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम्स काउंटर, जिसने हमारे कंप्यूटर का आर्किटेक्ट बताया। राइट। आर्किटेक्ट में बताया गया है कि हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर है उसके पास होना चाहिए सबसे पहले एक सीपीयू, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर। और उस प्रोसेसर का काम ये होना चाहिए कि वो हमारी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करे। अब चाहे वो मेमोरी हमारे पास वो रैम रोम हार्ड डिस्क ड्राइव सॉलिड स्टेट ड्राइव उसको एक्सेस कर सके। और कंप्यूटर मेमोरी शुड ऑल्सो बी एबल टू स्टोर द प्रोग्राम्स एज वेल, जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव ने हमारे प्रोग्राम स्टोर कर ली। और हमारे पास जो भी हमारे कंप्यूटर के टास्क हैं, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, वो एक सीक्वेंशियल फॉर्म के अंदर हो। तो ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया जॉन वॉन न्यूमन भाई ने कि हमारे पास एक सीपीयू होना चाहिए और उसके अंदर ये सारे टास्क होने चाहिए। और उसने हमें ये कहा कि भाई सीपीयू क्या है। सीपीयू बेसिकली आपके पास एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जैसे कि एक ह्यूमन है, उस ह्यूमन का जो आपके पास ब्रेन है, वो ब्रेन आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिससे वो अपने सारे टास्क और अपने सारे फंक्शंस को कंप्लीट कर सकता है। इसी तरह से आपके पास सीपीयू है, सीपीयू का आपके पास इट्स द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट्स द माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर दैट इज इंस्टॉल्ड एज एन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन अ सिंगल चिप। सीपीयू के अंदर भाई तीन चीजें होती हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, रजिस्टर्स और बसेस होते हैं। अब अगर मैं आपसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करूं जो सीपीयू के अंदर होता है, अब बेटा सीपीयू के अंदर जो मेरे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है उसका मतलब ये है कि जितनी भी कैलकुलेशन होंगी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन होंगी वो ये यूनिट प्रोसेस करेगा। और लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर एंड हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, जॉर हो गया, वो सारे ऑपरेशन जो हैं यहाँ से आपके पास बनेंगे। दैट इट इज पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर टू हैव मोर देन वन
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एज वेल, लेकिन वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले सिर्फ अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट देखोगे, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन होगी और जितने भी लॉजिकल टास्क होंगे वो आपके पास यहाँ से चलेंगे। इसके अलावा आपके पास कंट्रोल यूनिट भी आ सकता है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या करेगा, इट रीड्स एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर मेमोरी, दैट्स इट। इंस्ट्रक्शन मतलब आपने कोई भी टास्क अपना दिया। अच्छा, आपके पास रजिस्टर्स क्या है बेटा, रजिस्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड एज द स्पेशल कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, जिनसे आपका कोई भी एक टास्क या आपका कोई भी एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब रजिस्टर्स के अंदर मेरे पास काफ़ी सारे जो है वो फंक्शंस आ जाते हैं, अलग अलग किस्म के मेरे पास रजिस्टर्स होते हैं। MAR, MDR, CIR, और एक पूरा जो है वो होता है मेरे पास सिस्टम के एक पूरी जो वो है एक्टिविटी, वो कैसे परफॉर्म होती है। तो वो भी मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। अब देखो, सबसे पहले मैं रजिस्टर्स की बात करूँ। अगर मैं आपसे रजिस्टर्स की बात करता हूँ तो रजिस्टर्स के अंदर मेरे पास सबसे पहला रजिस्टर जो बेटा आपके पास है वो है प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर का काम ये है कि ये रजिस्टर स्टोर करेगा एड्रेस वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रीड कैन बी फाउंड। दैट मीन्स के मैं अपने पास अगर कोई भी टास्क कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, PC, जो कि है प्रोग्राम काउंटर, और ये उस टास्क की एड्रेस को स्टोर करेगा जहां पे वो रीड हो सकता है। अब तुम लोग मेरे वर्ड्स ना गौर से सुनना, प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस, ये वो एड्रेस आपके पास स्टोर करेगा जहां पे आपकी अगली इंस्ट्रक्शन, मकसद ये जो भी आपका अगला काम है, नेक्स्ट स्टेप है आपका, वो आपको मिलेगा, अवेलेबल होगा, ताकि आप उसको रीड कर सको। मकसद एक प्रोग्राम काउंटर है तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर इस तरह सब लिखा हुआ होगा कि 1 के अंदर क्या है, 2 के अंदर क्या है, 3 के अंदर क्या है, 4 के अंदर क्या है, उनके इंस्ट्रक्शंस कहाँ मिलेंगे जो रीड हो सकते हैं। PC के बाद हम आ जाएंगे अपने पास MAR पर। MAR बेटा आपके पास क्या करेगा, MAR बेसिकली स्टैंड्स फॉर अ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इनकी आपको शॉर्ट फॉर्म्स भी याद रखनी है। अगर PC है तो वो प्रोग्राम काउंटर है, द फर्स्ट वन। सेकंड आपके पास है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब MAR क्या करता है, दिस रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन करंटली बीइंग रीड फ्रॉम और रिटर्न टू। अब MAR के अंदर आपके पास स्टोर होंगे एड्रेस मेमोरी लोकेशन के, जो आपको रीड करनी है या राइट करनी है। रिटर्न टू का मतलब है कि जहां से आप उस इंफॉर्मेशन के एड्रेस को रीड करोगे या राइट करोगे। सबसे पहले PC में इंस्ट्रक्शन देखा कहाँ पर है, फिर सेकंड में मैंने देखा कि उसको मैंने रीड किया, मैंने उसको राइट किया। उसके बाद मैं अपने पास आता हूँ मेमोरी डेटा रजिस्टर पर, जिसके दो नाम है पेपर के अंदर। पेपर के अंदर ये मेमोरी डेटा रजिस्टर से आ सकता है, या ये आपके पास आ सकता है मेमोरी बफर रजिस्टर से। और इसका काम बेटा ये है कि दिस रजिस्टर स्टोर्स द डेटा विच हैज जस्ट बीन रीड फ्रॉम मेमोरी और डेटा विच इज अबाउट टू बी रिटर्न टू मेमोरी। तुम लोगों को एक चीज याद हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक CD की एग्जांपल लूँ, राइट हियर फॉर एग्जांपल दिस इज अ CD DVD और एन ऑप्टिकल डिस्क। तो CD DVD की एक फ्रंट साइड होती है, एक बैक साइड होती है, तो उसका शाइनी सरफेस होता है। उसके ऊपर डाटा स्टोर कैसे होता है, डाटा को मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, राइट कराता हूँ। और एक दफ़ा राइट करा दिया CD, फिर अपने कंप्यूटर में डाली, जब CD चलती है तो उसी शाइनी सरफेस से वो डाटा जो है रीड होता है। तो रीड और राइट का कॉन्सेप्ट तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे भी यही यही कहानी चल रही है कि पहले PC है, PC के बाद MAR है। PC ने बताया एड्रेस मिलेगा कहाँ, MAR ने वो एड्रेस भी स्टोर किया। मेमोरी डेटा और बफर रजिस्टर का काम यह है दैट दिस इज स्टोरिंग द एड्रेस, जो डाटा रीड करना है, दिस इज स्टोरिंग द डाटा
डाटा भी आ गया, अब एड्रेस भी आ गया। MDR स्टोर्स द डाटा विच हैज जस्ट बीन रेड, इट इज स्टोरिंग द डाटा जो रीड हो चुका है मेमोरी से, या डाटा विच इज अबाउट टू बी रिटर्न फ्रॉम मेमोरी। मेक श्योर यहाँ रीड और रिटर्न दैट आई हैव टू राइट इट ऑन द मेमोरी, उसको टास्क प्रोसेस कराने के लिए। तो पहले पीसी के अंदर भाई सिर्फ एड्रेस है जो मुझे मिलेगा, नेक्स्ट पर MAR ने क्या किया, एड्रेस स्टोर कर लिया, और MDR के अंदर आपका डाटा भी आ गया और एड्रेस भी आ गया। इसको मैंने सम अप कर दिया। इसके बाद चौथे स्टेज पर मेरे पास क्या है, चौथे स्टेज पर मेरे पास बेटा आ जाएगा CIR। CIR क्या है आपके पास, आपका करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। दिस दिस रजिस्टर स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग डिकोडेड एंड एक्सिक्यूटेड। अब यहाँ पर आपका सारा वो काम होगा, वो सारी इंस्ट्रक्शन आएंगी जो आपको जो है डिकोड होनी है, और वो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखोगे, ये जो आपके भाई ने आपको पूरा टास्क बताया है, इस पूरे टास्क को हम बोलते हैं फेच साइकिल। और हमारे पास एक पूरा साइकिल होता है, उसको हम कहते हैं फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल। ये हमारे सीपीयू के अंदर यूज होता है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का हिस्सा है। और फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन या प्रोसेस कोई भी करने से पहले सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन को फेच करोगे, फिर डिकोड करोगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करोगे। ये आपके पास बेटा इसी का पॉइंट है। और हमारे पास देखो फेच, डिकोड, एक्सिक्यूट साइकिल के अंदर, दैट्स राइट हियर, दैट मीन्स दैट इफ आई वांट टू कैरी आउट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और आई वांट टू कैरी आउट अ सेट ऑफ टास्क, सीपीयू सबसे पहले क्या करेगा, फेच कराएगा सारे डेटा को, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से, और स्टोर कर देगा सूटेबल रजिस्टर के अंदर। रजिस्टर में सर क्यों स्टोर करता है, मेरे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन है मेरे कंप्यूटर सिस्टम की कि भाई मुझे ये काम करना है, वो किस में होगी, आपके पास बाइनरी लैंग्वेज के अंदर होगी, कुछ इस तरह से होगी। अब बेटा उसकी प्रोसेसिंग कंप्यूटर के लिए बाइनरी में होगी, तो कंप्यूटर के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट, और उसकी प्रोसेसेस किस में होंगे, रजिस्टर्स के अंदर। इसी वजह से मैं डिफरेंट रजिस्टर यूज कर रहा हूँ, पीसी, पीसी से MAR, MAR से MDR, MDR से CIR। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, टू कैरी आउट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस द सीपीयू फर्स्ट ऑफ ऑल फेच सम डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी एंड स्टोर देम इन रजिस्टर्स। उसके बाद होगा ये कि जितने भी आपके एड्रेसेस हैं वो इस प्रोसेस के अंदर यूज होंगे। फैच के अंदर क्या है, सबसे पहले फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर इंस्ट्रक्शन फैच होगी, मेमोरी एड्रेस जो आपके MAR के अंदर हैं, फिर MAR से MDR में जाएंगे, और फिर MDR के बाद CIR के अंदर जाएंगे। अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखोगे, यहाँ पे बेटा जब एक टास्क प्रोग्राम काउंटर का पूरा हो गया, एक काम पूरा हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे काम पे आ जाता हूँ, तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट होगा 1 के साथ, मतलब पहली काम हो गया, अब आप आ जाओ अपने सेकंड काम के अंदर। तो फैच साइकिल में the second thing that you are going to do is you are going to increment your program counter by 1. This is your fetch cycle completed. And then decode के अंदर it is simple, I just decode the instruction so that it can be executed in the next part. Execution के अंदर the CPU passes the decoded instructions into your control signal so that it can be executed. This is your fetch, decode, and execute cycle that is based upon your von Neumann architecture and your buses. बसेस मैंने इसके स्ट्रक्चर का भी पढ़ा है कि सीपीयू के अंदर ALU यूनिट का क्या काम है, कंट्रोल यूनिट सिर्फ रीड करेगा इंस्ट्रक्शन मेमोरी से, और जो ये पूरा प्रोसेस है ये पूरा मैंने अभी अभी आप लोगों को समझा दिया रजिस्टर्स के साथ। रजिस्टर्स क्यों यूज होते हैं, क्या होते हैं, ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिए। अब एक और चीज़ तो है कि रजिस्टर्स का यूज बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इन रजिस्टर्स के अंदर अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होगी। अब हमारे पास कराची के अंदर क्या है भाई, बसेज होती हैं। बसेस का काम क्या होता है, काम ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। सिस्टम के अंदर हमारे पास सिस्टम बसेस भी होती हैं। सिस्टम बसेस का काम ये होता है दैट दे आर यूज टू ट्रांसमिट अ सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मेरे पास 3 टाइप की बसेस हैं। सबसे पहली मेरे पास कौन सी है, एड्रेस बस। एड्रेस बस का काम ये है कि ये क्या करेगी बेटा, इट इज ओनली गोइंग टू कैरी द एड्रेसेस थ्रू आउट योर कंप्यूटर सिस्टम। ये एड्रेस कैरी करेगी आपके सीपीयू से आपके मेमोरी तक। और एड्रेस बस जो आपके पास है, पहली बात तो ये कि ये यूनी डायरेक्शन है बेटा। यूनी डायरेक्शनल का क्या मतलब है सर, यूनी डायरेक्शन का मतलब ये है कि बिट सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड आपके पास है डाटा बस। डाटा बस आपके पास क्या है बेटा,
बाय डायरेक्शन, और बाय डायरेक्शन का क्या मतलब है कि आपका जो डाटा है वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर जा सकता है। मतलब अब आपका डाटा जो है वो सीपीयू से जाएगा आपकी मेमोरी की तरफ, एंड सिमिलरली आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के साथ भी। इसके बाद बेटा आपके पास है कंट्रोल बस, और कंट्रोल बस आपके पास क्या है, आपके पास ये भी बाय डायरेक्शनल है। ये आपके पास कैरी करेगा सिग्नल आपके कंट्रोल यूनिट से टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। और इसकी ग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम अवेलेबल है टू मेक इट इवन क्लियर एज वेल। That is right. Here you can see that these are some of the important components of the computer. CPU है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ से कनेक्ट होगी, कनेक्ट किससे होगी, किसी भी यूएसबी पोर्ट से। अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस के अंदर ये देखो ब्लू एरो, ये जा भी रहा है, ये आ भी रहा है, ये जा भी रहा है, ये आ भी रहा है। अब ये भी क्या बताया, कंट्रोल बस इज अ बस दैट इज बाय डायरेक्शन, डाटा जाएगा भी आएगा भी सीपीयू मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर और मेमोरी के अंदर भी। इसके बाद क्या है बेटा, एड्रेस बस। एड्रेस बस में क्या है कि डाटा सिर्फ आ सकता है भाई, जा नहीं सकता। और आपके पास डाटा सिर्फ पहुंच रहा है आपके एड्रेसेस। डाटा बस, डाटा बस में क्या है भाई, डाटा आ भी रहा है, डाटा आपके पास जा भी रहा है बिटवीन योर सीपीयू इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 के अंदर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ा दिया, सीपीयू पढ़ा दिया, क्या है सीपीयू के तीनों एरियाज कौन कौन से हैं वो पढ़ा दिए, रजिस्टर्स पढ़ा दिए, बसेस पढ़ा दी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर है कि ये इस पूरे कॉन्सेप्ट के बाद ये डायग्राम है, लोग आप ये अपना अपने पास घर से देख लेना, है पूरा प्रोसेस है जो अभी मैंने समझा है। इसके बाद मुझे ये डिस्कस करना है कि मेरे पास ये क्लॉक साइकिल क्या है। अब हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डिटरमाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है सिस्टम क्लॉक। अब ये कोई घड़ी वड़ी नहीं है जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, बट द पॉइंट इज दैट इट जनरेट सम नंबर ऑफ साइकिल्स। तो जितने ज्यादा वो नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे उतने ज्यादा कंप्यूटर की स्पीड होगी। क्यों भाई, क्योंकि द क्लॉक इज गोइंग टू डिफाइन द क्लॉक साइकिल दैट सिंक्रोनाइजेस ऑल ऑफ योर कंप्यूटर ऑपरेशंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल राइट इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने अभी अपने पास ओपन किया है अपना टास्क मैनेजर। मेरा टास्क मैनेजर भी आप लोगों के सामने आ गया होगा। अब मैं अपने परफॉर्मेंस पे चला गया, मैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास सीपीयू आ रहा है, मेमोरी आ रही है, हार्ड डिस्क आ रही है, इथरनेट आ रहा है, वाईफाई आ रहा है, जीपीयू आ रहा है, जीपीयू वन आ रहा है। मेरा सीपीयू कितने परफॉर्म कर रहा है अभी, 2.70 गीगाहर्ट्ज, ये इतने 35% यूटिलाइजेशन हो रही है। इतनी यूटिलाइजेशन हो रही है तो मतलब ये है कि इतने नंबर ऑफ साइकिल्स जनरेट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं कोई बहुत ज़्यादा हैवी काम करता हूँ और मेरा सीपीयू 100% पे चला जाता है तो मतलब ये कि ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स जनरेट होंगे। द मोर द नंबर ऑफ साइकिल्स द बेटर द परफॉर्मेंस, द मोर द पावर। Similarly, what are all of these cycles they are doing? They are basically synchronizing all of these components of the computer system. What are these components? These are such as my CPU, my memory, my disk, my Wi-Fi, my GPU, and all of that. तो सीपीयू का काम क्या है कि वो सारे कंपोनेंट्स के कंप्यूटर को एक साथ मिला के चल रहा है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है। दिस इज योर क्लॉक साइकिल। जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा आप उतनी ज़्यादा आपकी प्रोसेसिंग होगी। दिस रिफर्स टू योर गीगाहर्ट्ज एज वेल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर क्लॉक साइकिल। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को ओवरक्लॉक कर देते हैं। ओवरक्लॉक कैन बी डन बाय एक्सेसिंग योर बायोस। और ओवरक्लॉकिंग में क्या होता है, जैसे राइट हियर यू कैन सी दैट माय सीपीयू has a variance performance. Sometimes it's going up to 51%, sometimes going to 41, sometimes it is touching 30s, 30s as well. So that means that the performance of the CPU is varying as per it is, I mean just to say that it is adapting itself, अपने आप को adapt कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि यार ये अडेप्ट नहीं करे और इसकी सीपीयू की परफॉर्मेंस में सीधा 100% रखूँ, तो 100% रखने से क्या क्या नुकसानात और फायदे हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर मैंने उसको 100% यूज़ कर लिया उसकी डिज़ाइन लिमिट से भी ज़्यादा, तो इट कैन लीड टू अनसिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशन। दैट मीन्स दैट आई माइट बी नॉट एबल टू कंप्लीट द इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मेरा क्रैश हो जाएगा, कंप्यूटर अनस्टेबल हो जाएगा, कंप्यूटर के अंदर सीरियस हीटिंग इश्यूज आ जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में किसी भी चीज़ को उसकी असल पोटेंशियल से ज़्यादा यूज़ करो, चाहे वो मशीन हो या इंसान हो, तो वो ख़राब हो जाती है। और हर चीज़ का उसकी लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल आपको ख़राब कर देता है, चाहे वो इंसान हो या मशीन। जो एक मोबाइल तुम 24 घंटे यूज़ नहीं कर सकते, उसको भी चार्ज करना पड़ता है। एक लैपटॉप भी बेटा पूरे महीने भी 24 घंटे तो नहीं चलाते रहोगे ना कंटिन्यूअसली।
तो आप अपने कंप्यूटर से उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस अगर यूटिलाइज करोगे तो हीटिंग अप के प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। इसके बाद हमें सिलेबस के अंदर ये देखना है कि कैशे मेमोरी क्या है। कैशे मेमोरी आपके पास वो है जो स्टोर करती है फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा दैट नीड्स टू बी एक्सेस फास्टर विच इम्प्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस। अभी मैंने पेपर कराया है मई जून 2023 का वेरिएंट 1 2। उसके अंदर सवाल है कि कैशे मेमोरी क्या है और कैशे मेमोरी कौन कौन सा डाटा स्टोर करती है। तो मैंने उसमें लिखवाया था कि सेविंग पर्सनल डाटा, सेविंग लॉग इन डिटेल्स। तो आप लोग ये लिखोगे कैशे मेमोरी में। जितनी ज़्यादा कैशे मेमोरी होगी उतनी ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकेगा, दैट लीड्स टू द फास्टर परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर। इसके बाद हमारे पास है बेटा कोर्स। हमारे कंप्यूटर में कोर्स क्या होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। जैसे कि लाइव एग्जांपल के अंदर ये मेरा प्रोसेसर है, यहाँ पे देख लो ये कोर्स कितने हैं, 4 कोर है मेरे पास। थ्रेड कितने हैं, 8। 1 कोर, एक मिनट, कोर 4 हैं और थ्रेड यहाँ पे नजर आ रहे हैं। थ्रेड्स यहाँ पे ये थ्रेड्स 2 2 95 थ्रेड्स है स्टिल वर्किंग। और जो मेरे कोड्स हैं वो टोटल जो है वो 4 हैं। तो आपके पास जो कोर हैं वो डेफिनेटली मेरे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड से रिलेट करते हैं। और एक कोर के अंदर क्या होता है, आपके पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर्स होते हैं। अगर मकसद ये कि भाई अगर एक कोर है और एक कोर के अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर्स हैं, और ये सब मेरे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं, जो मैंने अभी समझाया एक एक का मतलब क्या है। तो पहली बात तो ये कि अगर मैं इन कोर्स को ज़्यादा कर दूं, तो डोंट यू थिंक इनको मैं जितना ज़्यादा करूंगा उतनी तेज़ मेरे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस हो जाएगी। इसी तरह से हम कहते हैं कि यार कंप्यूटर ले रहे हो तो कौन सी जनरेशन का ले रहे हो, कितने कोर हैं, डुअल कोर है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है। सो दे कैन बी यूटिलाइज। आपका कंप्यूटर डुअल कोर हो सकता है, क्वाड कोर हो सकता है, दैट कैन इंक्रीज योर क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड होगी तो ज़्यादा गीगाहर्ट्ज चलेगा, ज़्यादा पावर होगी। लास्ट में आपके पेपर के अंदर एक और सवाल है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर की बस विड्थ बढ़ा दो। बस विड्थ क्या है, अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। लाइक डेटा बस और एड्रेस बस बढ़ा दोगे तो स्पीड कंप्यूटर की बढ़ जाएगी। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड बढ़ा दोगे, स्पीड बढ़ जाएगी। कंप्यूटर के बस विड्थ बढ़ाओ, क्लॉक स्पीड बढ़ाओ, ज़्यादा कोर्स बढ़ा दो, स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे मेमोरी भी बढ़ा दो तो वो भी स्पीड बढ़ जाएगी। इसके बाद वी नीड टू लुक इनटू द लास्ट टू टॉपिक्स, दैट इज इंस्ट्रक्शन सेट एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। और इंस्ट्रक्शन सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अपनी क्लास के अंदर कहता हूँ कि बेटा ये पास पेपर कंप्लीट कर लो, क्लास में चुप बैठो, क्लास में शोर नहीं करो, क्लास टाइम पे ले लो। ये क्या है, ये मेरी इंस्ट्रक्शंस है। लेकिन मेरे कंप्यूटर के अंदर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को ही समझ आती हैं, वो मेरे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शंस आर अ सेट ऑफ ऑपरेशंस विच आर डिकोडेड इन सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के अंदर चल रही होती हैं। हर एक ऑपरेशन इंस्ट्रक्ट करेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को और कंट्रोल यूनिट को उन इंस्ट्रक्शंस को लेके। और हर एक ऑपरेशन के दो हिस्से होते हैं, जिसमें आपका एक ऑप कोड होता है, एक आपका एक ऑपरेंड होता है। अब आपके पास बेटा एक ऑप कोड है। ऑप कोड क्या बताएगा कि भाई उसका ऑपरेशन क्या है, सीपीयू को जो करना है। और ऑप कोड क्या बताएगा कि मैं किस डेटा को रेफर कर रहा हूँ, किस रजिस्टर को रेफर कर रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ADD 566। इसके अंदर ये जो मेरा ADD है, ये मेरा क्या है, ऑप कोड। और ये 566, ये क्या है, मेरा ऑपरेंड। तो ये मेरे पास आपके जो है इंस्ट्रक्शन सेट हैं। और इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब ये कि हमारा कंप्यूटर उसको, सिंस द कंप्यूटर नीड्स टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन टू बी कैरीड आउट, देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप कोड्स दैट हैज टू बी यूज्ड इनटू इंस्ट्रक्शन सेट। लिमिटेड नंबर ऑफ कोड्स हैं एंड दे कैन बी यूज्ड इन योर फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, बट दे हैव टू बी प्रोसेस्ड इन अ सीक्वेंस। इसके बाद लास्ट टॉपिक मेरे पास है 3.1 का एम्बेडेड सिस्टम। अब एम्बेडेड सिस्टम इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जिस एक जगह पे आपका हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर एक जगह के ऊपर मिलके कंबाइन हो जाएगा, जो स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस को कैरी आउट कर सके, उसको मैं कहता हूँ आपका एम्बेडेड सिस्टम। और एम्बेडेड सिस्टम के अंदर आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो प्रोसेसर है, सिस्टम ऑन चिप्स है। माइक्रो कंट्रोलर का मतलब है कि आपके पास सीपीयू है, सीपीयू के साथ एक रैम और रोम है, दैट यू आर कनेक्टेड विद योर अदर इनपुट डिवाइसेस एज वेल ऑन अ सिंगल चिप।
माइक्रो कंट्रोलर से आप एक टास्क परफॉर्म करोगे। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट है, रैम रोम इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, इंटीग्रेटेड सर्किट है एक चिप के अंदर, जो आपको ये बताएगा कि आपका फंक्शनिंग क्या है, आपकी डिसीजन मेकिंग क्या है। और सिस्टम ऑन चिप इज ओनली गोइंग टू कंटेन अ माइक्रो कंट्रोलर, जो बताएगा कि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्लूड योर सीपीयू मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स एज वेल ऑन अ सिंगल चिप। माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम ऑन चिप दैट इज गोइंग टू कंट्रोल योर डिसीजन मेकिंग। अब एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हमेशा से आपके पास यूजर इंटरफेस होगा, एनालॉग का डिजिटल इनपुट होगा, तो कोई फॉर्म ऑफ आउटपुट जनरेट करेगा और फीडबैक भी वो देता जाएगा। अब इसकी एग्जांपल्स मेरे पास बेटा इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल गाड़ी का जीपीएस सिस्टम ले लो, गाड़ी के एयरबैग्स ले लो, फॉर एग्जांपल एक कंप्लीट कार की फंक्शनिंग में ले लूँ, तो ये एक एम्बेडेड सिस्टम है। एम्बेडेड सिस्टम कैसे? क्योंकि इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, आपके पास हर चीज का एक फंक्शन लगा हुआ है, हर चीज का एक सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम इटसेल्फ दैट इज गोइंग टू मेक यूज ऑफ योर डिफरेंट फीचर्स ऑफ योर हार्डवेयर ऑफ योर टायर्स ऑफ योर दिस, या इन कार का एंटरटेनमेंट सिस्टम ले लो, जीपीएस ले लो, एयरबैग ले लो, फ्यूल इंजेक्शन ले लो। ये पूरा सिस्टम जब आपके पास एक मैं बात करता हूँ जिसमें एग्जॉस्ट हो गया, ट्रैक्शन हो गया, व्हीकल सिक्योरिटी हो गया, एबीएस ब्रेक्स हो गया, ये सारा एक सिस्टम में कहा जाता है आपके पास एम्बेडेड सिस्टम। क्योंकि इतना सारे हार्डवेयर आपके पास मौजूद हैं, वो सब मिलके जब एक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होंगे तो उसको कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। लेकिन इस एम्बेडेड सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है कि बेटा स्मॉल एंड साइज है, फिट हो जाएगा डिवाइसेस के अंदर, गाड़ियों में भी फिट हो जाता है, कंपेयर टू अदर सिस्टम आसानी से ये बन जाएगा। इससे आप अपना एक टास्क कर सकते हो, कोई भी, ऐसे गाड़ी के अंदर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया, ये कम पावर लेता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वहीं पे ही मैं बैठा रहूं, रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। सीसीटीवी फुटेज की एग्जांपल ले लो, दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए हो अपने घर की वीडियो देख लोगे अगर वो ऑनलाइन है। ड्रॉबैक के अंदर ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू अपग्रेड टू सम डिवाइसेस टू टेक एडवांटेज ऑफ अ न्यू अपग्रेड टेक्नोलॉजी। अब आप लोगों का मोबाइल एग्जांपल है एम्बेडेड सिस्टम की, मोबाइल को अपग्रेड किया तो सिस्टम अपग्रेड होगा, कैमरा अपग्रेड नहीं होगा। गाड़ी का सिस्टम अपग्रेड कराया तो गाड़ी का सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा, गाड़ी अपग्रेड नहीं होगी, टायर अपग्रेड नहीं होंगे, इंजन अपग्रेड नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि अगर इनको ठीक भी कराना है, कोई ट्रबल शूट आ गया, तो आपको मैकेनिक के पास, उसी स्पेशलिस्ट बंदे के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपके इंटरनेट से, तो दैट मीन दे आर आल्सो ओपन टू द हैकर्स एंड वायरसेस एज वेल। और कभी कभार ऐसा होता है कि इन डिवाइसेस को अपग्रेड इतना नहीं होती, तो हम उनको फेंक देते हैं। जिसकी एग्जांपल है हमारा नोकिया 3310, नोकिया 3310। एक ज़माने के अंदर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मोबाइल था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आती गई, हमने इसको अपग्रेड किया, लेकिन ये एम्बेडेड सिस्टम था, ये अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सका, अपने आप को एक्सट्रीमली अपडेट नहीं कर सका, तो सोसाइटी ने हम मेरे पास ऐसी डिवाइसेस को थ्रोन कर दिया। तो आपके घर में भी शायद कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो पुरानी हो गई हैं। जैसे मेरे घर में वो जो डब्बा टीवी है वो अभी तक है, वो डब्बा टीवी वो वाले जो पीछे से बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड होते हैं। जैसे अब तो हमारे पास एलसीडीज और एलईडीज चल रहे हैं। इसके बाद बेटा मजीद कुछ एग्जांपल्स हैं एम्बेडेड सिस्टम की, बट वो आए आप लोग अपने पास देख लीजिएगा। वॉशिंग मशीन लाजमी देख लेना, इसका एक पेपर के अंदर सवाल है। वॉशिंग मशीन मैनी वाइड गुड्स सच एज रेफ्रिजरेटर, washing machine and microwaves are controlled by embedded system because they all comes with a keypad or dials that are used to select the temperature, वॉश साइकिल और कुकिंग ड्यूरेशन एज वेल। मैं उसको इनपुट देता हूँ एम्बेडेड सिस्टम को, वो मुझे आउटपुट भी जनरेट करके देता है कि भाई ये फंक्शन मुझे इसका प्रोसेस करना है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपने पास बुक से, द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर राइट हियर एक्सप्लेन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, सवाल है, तो यू कैन आस्क इन दिस चैप्टर। वी हैव कंप्लीटली डन 3.1। इन सब में बेटा कोई सवाल है तो पूछ लो।